नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। जो मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, इसका उल्लेख है भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख किया गया है। इन्हें आधारभूत अधिकार, मानवाधिकार और कभी-कभी प्राकृतिक अधिकार भी कह दिया जाता है, क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो हैं यह सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। इसीलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3 को। गौरतलब है कि ब्रिटेन के राजतंत्र में 1215 ईस्वी में जनता के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इन्हीं अधिकारों से ब्रिटेन में प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। यही कारण है कि अब जहां कहीं भी कोई बड़ा परिवर्तनकारी कदम उठाया जाता है, तो उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। पहली बार 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी 1928 नेहरू कमेटी में मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने 1931 ईस्वी के कराची में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव नेहरू जी ने बनाया था, लेकिन कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। अधिकार, तो अधिकार को देखते हैं। अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3: मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक या कानूनी अधिकार। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ऐसे अधिकार जिनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार। और संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं? तो ऐसे अधिकार जिनका संविधान के अन्य भागों से है, जैसे मताधिकार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला है वैधानिक या कानूनी अधिकार। तो संसदीय कानून द्वारा जिन अधिकार का सृजन होता है वही वैधानिक अधिकार है, जैसे संपत्ति का अधिकार। अब देखते हैं मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अतः इसकी भाषा नकारात्मक है। इनके उल्लंघन पर मुकदमा व्यक्ति बनाम राज्य चलेगा, जबकि कानूनी अधिकार व्यक्ति को व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। इस प्रकार मुकदमा व्यक्ति बनाम व्यक्ति पर चल सकता है। अगला अंतर है कि दोनों अधिकार न्याय योग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय जाया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमा किया जा सकता है, और वहीं विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर मुकदमा लोअर कोर्ट में भी किया जा सकता है।
अगला है कि मौलिक अधिकार साधारण कानून से छीने नहीं जा सकते, जबकि कानूनी अधिकार छीने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मौलिक अधिकारों की सूची। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार ही हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है, और यह 5 अनुच्छेदों में पूरा होता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत कानूनी समता का अधिकार अनुच्छेद 14, सामाजिक समता और अवसर की समता। अवसर की समता का उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। अब सामाजिक समता के अंतर्गत भेदभाव का अंत अनुच्छेद 15, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपाधियों का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है। इसके बाद और अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो है यह है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक 4 अनुच्छेदों में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 19 कहता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के विरुद्ध स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर रोक का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देखते हैं, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं। अनुच्छेद 19(1) का में कहा गया है कि बोलने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 1 ख में सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) ग में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) घ में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) अंगा में निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 च यह खाली है, इसमें किसी का उल्लेख नहीं किया गया है। और अनुच्छेद 19(1) 6 के अंतर्गत कारोबार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला अधिकार देखते हैं। तो अगला अधिकार जो है यह है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है यह अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बालात श्रम और पर रोक, और अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में न लगाना। अगला जो अधिकार है वह है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक 4 अनुच्छेदों में किया गया है। इसमें अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण या धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में करों के संदाय से छूट की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अनुच्छेद 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न देने का उल्लेख किया गया है। अगला है 5वां अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा, लिपि, भाषा, संस्कृति और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 कहता है कि
अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार प्राप्त है। अगला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल 6 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कुल 18 अधिकार हैं। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार था। इसी तरह अनुच्छेद 19 में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी। अनुच्छेद 19(1)(च) में संपत्ति के अर्जन और बयान की स्वतंत्रता है। 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के मौलिक अधिकार और संपत्ति के अर्जन बयान की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। अब इन्हें अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आइए अब एक एक अधिकार की डिटेल से व्याख्या करते हैं। तो पहला है आपका समानता या समता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इसके अंतर्गत 5 अधिकार आते हैं। पहला है कानूनी समता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत आपको देखते हैं कानून के समक्ष समानता, यह ब्रिटिश शब्दावली है, और दूसरा कानून का समान संरक्षण, यह अमेरिकी शब्दावली है। उपरोक्त दोनों शब्दावलियों से कानूनी समता को परिभाषित किया गया है। इन शब्दावलियों में कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। इस शब्दावली को न्यायालयों में काली पट्टी बंधी न्याय की देवी मूर्ति को समझाया गया है। हाथ में तराजू लिए हुए न्याय की देवी की मूर्ति यह स्पष्ट कर देती है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप सभी न्यायालयों में देखते होंगे कि एक न्याय की देवी जिसके हाथ में तराजू लिए खड़ी रहती है और उसके आँख में काली पट्टी बंधी रहती है, और वह न्याय का प्रतीक है। तो काली पट्टी क्यों बंधी रहती है? क्योंकि इसमें आपको वह किसी के साथ भेदभाव न करे, जैसे कि मैं भतीजावाद या और कोई है सगे संबंधी, तो उसको देखे ना और दिखाई नहीं देगा तो वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और कानून के समान संरक्षण शब्दावली का अर्थ है कि कानून समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेगा, अर्थात सभी को समान रूप से संरक्षण देगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों शब्दावलियों का भाव समान है। दोनों से भाव यही निकलता है कि कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन यदि भेदभाव युक्त है या संरचनात्मक है या नैसर्गिक न्याय के अनुकूल है तो ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। जैसे नारियों की विशेष सामाजिक स्थिति को देखते हुए बसों, ट्रेनों और उनके लिए सीटें आरक्षित करना युक्त भेदभाव माना जाएगा। इसी तरह सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर यदि महिलाओं और पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है तो इसे संरक्षणात्मक या युक्त भेदभाव माना जाएगा। इसी तरह शराबबंदी की स्थिति में सैनिकों को शराब देना युक्त भेदभाव माना जाएगा, क्योंकि इन्हें विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।
अनुच्छेद 14 के प्रमुख अपवाद क्या क्या हैं? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि वह इस दौरान किसी की हत्या भी कर देते हैं तो भी उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, जमीन या जायदाद या सिविल मामलों में 2 महीने की पूर्व सूचना देकर मुकदमा चलाया जा सकता है। भारत में नियुक्त किसी देश के राजदूत को सजा भारतीय विधि के अनुसार नहीं दी जा सकती, उसे इसके कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। भेदभाव का अंत अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल स्थान या मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अंत किया जाता है, अर्थात इन आधारों पर सार्वजनिक स्नानघरों, पूजा गृहों, मनोरंजन के केंद्रों इत्यादि का उपभोग करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। और अगला है कि राज्य को स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं देने से नहीं रोकेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15(3) में किया गया है। अगला पॉइंट है कि राज्य दलितों और पिछड़ों को विशेष सुविधाएं देने से नहीं रोकेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15(4) में किया गया है। इस तरह अनुच्छेद 15(3) और 15(4) को अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ना पड़ेगा, अर्थात इसे युक्त भेदभाव माना जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में नियोजन या नौकरियों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। राज्य नौकरियां देते समय जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन संसद किसी नौकरी के लिए निवास संबंधी योग्यता निर्धारित कर सकती है। अगला पॉइंट है राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 16(4) में किया गया है। और अनुच्छेद 16(5) में कहा गया है कि राज्य किसी सरकारी धार्मिक संस्था में धर्म से संबंधित व्यक्ति को ही पुरोहित या मौलवी नियुक्त कर सकता है। यहाँ अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 16(5) को भी अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि यह युक्त भेदभाव है। अब आरक्षण देखते हैं कि आरक्षण शिक्षा में आरक्षण अनुच्छेद 15(4) में इसका उल्लेख किया गया है और नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में इसका उल्लेख है। प्रोन्नत में आरक्षण अनुच्छेद 16(4) का में इसका वर्णन है। तो नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन किया, लेकिन सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि 1955 में SC/ST को नौकरियों में आरक्षण दिया गया। आगे चलकर 1978 में पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए BP मंडल आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1982 में अपनी रिपोर्ट पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 ईस्वी में BP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। इस आरक्षण कानून को 1993 ईस्वी के इंदिरा साहनी वाद में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि पहला है आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि अनुच्छेद 16(4) में इसका आरक्षण का आधार
सामाजिक, शैक्षिक और पिछड़ेपन बताया गया है। भारत में जातियां सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन की प्रतीक हैं, इसीलिए आरक्षण जातिगत ही हो सकता है। अगला पॉइंट है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता। अगला है पिछड़ों में जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने 8 लाख वार्षिक आय अर्जित करने वालों को क्रीमी लेयर के अंतर्गत रखा है। अगला है कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, अर्थात आरक्षण उसी सीमा तक दिया जा सकता है जितने से प्रशासन की योग्यता और दक्षता प्रभावित न हो। अगला पॉइंट है कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन संविधान के द्वारा अनुच्छेद 16(4)(a) के अंतर्गत SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दे दिया जाएगा। नागराज केस में इसे चुनौती दी गई। न्यायालय ने गाइडलाइन देते हुए कहा कि सरकार SC और ST को प्रोन्नति में आरक्षण तभी दे जब जांच कर ले कि राज्य के उच्च पदों पर इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये जातियां राज्य में अति निम्न स्थिति में हैं। अगला है अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में इसका उल्लेख किया गया है और यह अनुच्छेद छुआछूत के अंत की घोषणा करता है। छुआछूत का अंत करने के लिए अनुच्छेद 35 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया। 1976 में इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम रख दिया गया। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। तो यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है, क्योंकि उपाधियों से व्यक्ति भेद होता है, इससे सामाजिक समानता को धक्का पहुंचता है। लेकिन यह अनुच्छेद राज्य को शिक्षा और सेना संबंधी उपाधि देने से इनकार नहीं रोकेगा। अगला है राज्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम प्रोत्साहन करने के लिए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसी उपाधियां दे सकता है, लेकिन इन उपाधियों को कोई अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। स्मरण रहे कि ये उपाधियां 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। राष्ट्रपति की अनुमति से ही विदेशी उपाधि धारण की जा सकती है, यानी जो विदेशी लोग हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि धारण नहीं कर सकते। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार और इसके अंतर्गत 4 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं शामिल की गई हैं। पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) का। इसके अंतर्गत विचार द्वारा भाषण करने, लेखन करने, सूचनाओं के सभी स्रोतों का अपने माध्यम से प्रस्तुत करना और प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार आदि हैं। ये स्वतंत्रताएं नहीं हैं। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत इनमें निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे देश की एकता अखंडता पर खतरा पहुंचने पर, उपद्रव की आशंका पर, विदेशी राज्यों से संधि होने पर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए,
न्यायालय की अवमानना पर और सभा करने की स्वतंत्रता पर, जो कि अनुच्छेद 19(1) में इसका उल्लेख है। लेकिन सभा या सम्मेलन निरायुध होना चाहिए। अगला है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) ग। तो लेकिन संगठन के माध्यम से हड़ताल करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता, अतः हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 97वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसी अनुच्छेद के तहत सरकारी सोसाइटी गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) घ। तो देश की सीमा के भीतर कहीं भी हम भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन जनजाति हितों को देखते हुए इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है निवास करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) अंग। तो इसके अंतर्गत कश्मीर को छोड़कर भारत का कोई भी नागरिक अस्थायी रूप से कहीं भी बस सकता है, लेकिन जनजाति हितों को देखते हुए इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 19(1)(6) कारोबार करने की स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद 2 सिद्ध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 20। तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराधी तभी घोषित किया जा सकता है जब उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता हो। अगला पॉइंट है कि एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, लेकिन विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अगला है कि व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्षी या गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला है कानून में जितने दंड का विधान है उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसे जीवन का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ सशरीर प्राण की रक्षा है। इस अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस तरह अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध है। संसद ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही इसे छीन सकती है। जैसे बलात्कार के लिए फांसी का कानून बनाकर बलात्कारी के इस अधिकार को छीना जा सकता है। फांसी का यही कानून विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहलाता है। विधि द्वारा स्थापित यह प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन पर सीमा लगाता है, अर्थात न्यायालय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि शून्य घोषित नहीं कर सकता। लेकिन 1978 में के मेनका गांधी वाद में न्यायालय ने कहा कि यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मनमानीपूर्ण है तो युक्ति नहीं है, तो न्यायालय इसका पुनर्विलोकन करके इसे रद्द कर सकता है। इस तरह न्यायालय ने इस मुकदमे में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की उचित प्रक्रिया की शब्दावली को महत्व दिया। विधि उचित है या युक्ति नहीं है, इसका निर्णय न्यायालय स्वयं करेगा। और मेनका गांधीवाद के बाद न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की बड़ी उदार व्याख्या की। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार का अर्थ एक लंबा, स्वस्थ, सभ्य, सृजनात्मक और आनंदपूर्ण जीवन है, जिसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी उसे पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा, जैसे शिक्षा पाने का अधिकार। अगला पॉइंट है कि पहली बार 1993 ईस्वी में मोहनी जयवाद में शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार घोषित किया गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य
और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। इस अधिकार को अप्रैल 2010 में लागू किया गया। विदेश जाने का अधिकार, तो इसमें कहा गया है कि 1978 ईस्वी में मेनका गांधीवाद में मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसमें कहा गया कि स्वस्थ पर्यावरण पाने का अधिकार, एम.सी. मेहतावाद, और चिकित्सा पाने का अधिकार, शीघ्र न्याय पाने का अधिकार, और निजता या गोपनीयता का अधिकार। इसे एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी भी कहा जाता है। यानी अनुच्छेद 21 को एकांतता का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी भी कहा जाता है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें सभी मौलिक अधिकारों की खुशबू आती है, क्योंकि निजता का अर्थ है कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे संबंध बनाते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसे वोट देते हैं, कौन सा धर्म अपनाते हैं इत्यादि हमारे निजी मामले हैं। हमारे इन मामलों में किसी को ताक झांक या हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं होगी। यही हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन 1954 ईस्वी के एम.पी. जैनवाद और 1962 के खड़ग सिंह वाद में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने से इनकार कर दिया। जब सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए कोर्ट को अनिवार्य कर दिया, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी गई, क्योंकि आधार में व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान ली जाती है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 24 अगस्त 2017 को अपने ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह पूर्ण अधिकार नहीं है। सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से व्यक्ति की पहचान ले सकती है, लेकिन ऐसा करते समय सरकार की यह बताना होगा कि यह पहचान किस उद्देश्य से ली जा रही है, किस कानून के तहत ली जा रही है, कितनी पहचान जरूरी है। सरकार को डेटा की सुरक्षा का भी आश्वासन देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आज के डिजिटल युग में निजता का अधिकार एक हारी हुई बानी लागत है, क्योंकि स्वतंत्रता के पहचान से संबंधित डेटा की सुरक्षा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। सरकार ने डेटा की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करने हेतु श्री कृष्ण आयोग का गठन किया। निजता के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किए जाने से कई बंद खिड़कियां खुलने वाली हैं, जैसे समलैंगिकता, लिव इन रिलेशनशिप, आधार कार्ड और सामाजिक नैतिकता। अनुच्छेद 21, तो इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कि जापानी शब्दावली है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। और विधि की उचित प्रक्रिया, यह अमेरिकी शब्दावली है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, इसमें मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उसे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। वह अपने मनपसंद के वकील से सलाह भी ले सकता है, लेकिन उपरोक्त सुविधाएं निम्नलिखित को नहीं मिलेंगी, जैसे विदेशी शत्रु होंगे और निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति को। अब निवारक निरोध क्या होता है? तो यदि पुलिस को किसी व्यक्ति के संबंध में यह आशंका होती है कि यह भविष्य में कोई बड़ा अपराध कर सकता है, अतः अपराध के निवारण के लिए पुलिस अपराध करने से पहले ही उसे
गिरफ्तार कर लेती है तो इसी को निवारक निरोध कहते हैं। निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति को उपरोक्त 3 सुविधाएं 3 महीने तक नहीं मिलेंगी। यदि उस व्यक्ति को 3 महीने बाद तक गिरफ्तार करना है तो ऐसा करने के लिए निवारक निरोध समिति का गठन करना पड़ेगा। इस समिति की सिफारिश पर उस व्यक्ति को आगे के लिए गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन अब की बार अनुच्छेद 22 की उपरोक्त 3 सुविधाएं देनी पड़ेगी। रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 ऐसा ही निवारक निरोध कानून है। कश्मीर को छोड़कर रासुका पूरे देश में लागू है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 23 एवं 24। तो 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यदि व्यक्ति के सहमति के बगैर उससे जबरियन कोई कार्य करवाया जाता है तो इसी को शोषण कहा जाता है। यानी व्यक्ति से जबरदस्ती इसके मन के बगैर अगर कार्य कराया जाता है तो ही उसका शोषण कहलाता है। यह व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है। अतः व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 23 कहता है कि बेगार श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात बंधुआ मजदूरी प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि पर प्रतिबंध लगाता है। भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किए गए। और दूसरा है अनुच्छेद 24 से 14। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में लगाने से मना करता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और इसका उल्लेख 25 से 28 अनुच्छेद में किया गया है। भारत में रहने वाले सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता देकर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इस अधिकार के अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। जैसे पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ है कि हम किसी धर्म को मान सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म से संबंधित कर्म कांडों को कर सकते हैं। स्टे निर्लासवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि लोभ या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ऐसे धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा। गौरतलब है कि इस मुकदमे में अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सरकारों द्वारा बनाए गए धर्म परिवर्तन से संबंधित कानूनों को चुनौती दी गई थी। अंतःकरण की स्वतंत्रता से यदि लोक स्वास्थ्य या लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचता है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन कृपाण धारण करने की जो कृपाण या तलवार धारण को सिख धर्म का अंग माना जाएगा, लेकिन यह शर्त है कि कृपाण प्रतीकात्मक हो, यानी वह जो तलवार हो वह चिन्ह के रूप में हो, मारधार करने वाली न हो। दूसरा है धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई धार्मिक संस्था या धर्मावलंबी अपने धर्म का प्रबंधन कर सकता है, लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय जैसी अल्पसंख्यक संस्थाओं की धर्म के प्रतिबंध की स्वतंत्रता होगी, क्योंकि ये संस्थाएं संसदीय अधिनियमों से स्थापित की गई हैं। अगला है करों के संदाय से छूट अनुच्छेद 27। तो इसमें कहा गया है कि किसी भी धर्मावलंबी को कर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगला है सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 28। तो इसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है।
पर ऐसी शिक्षण संस्थाओं में होने वाली धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 29 और 30। और अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृत के अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह पूरा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है। भारत में अल्पसंख्यक के आधार पर परिभाषित किया गया है, जैसे भाषा के आधार पर यानी भाषाई अल्पसंख्यक, धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक। इस अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो अनुदान देते समय राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। ऐसी शिक्षण संस्थाएं अपने समुदाय के लोगों को 50% तक आरक्षण दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि यदि राज्य ऐसी शिक्षण संस्था के भूमि का अधिग्रहण करता है तो उस संस्था को उचित मुआवजा देना पड़ेगा। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32, यदि उपरोक्त मौलिक अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इस तरह अनुच्छेद 32 में सभी मौलिक अधिकारों का उपचार मिलता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। जैसे सामान्य रूप से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। तो मौलिक अधिकारों पर किस प्रकार कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो एक राष्ट्रपति द्वारा है और दूसरा संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा कैसे? आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को छीन सकता है। और संसद द्वारा कैसे लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारियों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद उस क्षेत्र के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है जिस क्षेत्र में सेना विधि लागू है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 12। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में की गई है और विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में। तो 12 और 13 को मिलाकर देखते हैं। मौलिक अधिकारों को खतरा राज्य और उसकी विधि से है, इसीलिए उपरोक्त अनुच्छेदों में राज्य और विधि को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्यों की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। विधि के द्वारा ऐसे राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, अधिनियम आते हैं। यदि ऐसे राज्य की कोई विधि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो न्यायालय ऐसी विधि का उल्लंघन की सीमा तक विधि शून्य घोषित कर देगा। न्यायालय की इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्रदान की गई है। यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो गोलकनाथवाद में न्यायपालिका ने पहली बार यह कहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जीवन के लिए यह आधारभूत अधिकार हैं। और दूसरा केशवानंद भारतीवाद में कहा गया कि इस विषय को उलटते हुए कहा कि न्यायपालिका ने यह कहा
कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यही बात मिनर्वा मिल्स बाद में भी दोहराई गई। अब देखते हैं मौलिक अधिकार किसे प्राप्त है। तो जो मौलिक अधिकार है यह नागरिकों को, मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक हैं यह सभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और विदेशियों को जो प्राप्त है वह सिर्फ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक ही प्राप्त हैं। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार का यह पाठ समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।